Hello everyone, welcome to the world of iTech world of AKTU। आज हम लाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका सब्जेक्ट कोड है BCA 501। और इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 जिसका नाम है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, उसका वन शॉट वीडियो है ये। ठीक है। तो अगर हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इस चैप्टर में देखें एआई के लिए, तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एआई का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है। जिसमें हम रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि मशीन उसे अंडरस्टैंड कर सके और रीजनिंग कर सके। इसका जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का जो होता है वो मेन फोकस ये होता है कि हम नॉलेज को किस फॉर्मेट में स्टोर करें जिससे मशीन उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सके। ठीक है। तो चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं पहले। तो सिलेबस में हम लोग पहले फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, प्रोलॉग प्रोग्रामिंग, यूनिफिकेशन, और चेनिंग में फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग, और फिर रिजोल्यूशन, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ऑन्टोलॉजिक इंजीनियरिंग क्या होता है ये भी हम लोग आज देखेंगे, और कैटेगरीज एंड ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, मेंटल इवेंट्स एंड मेंटल ऑब्जेक्ट्स, रीजनिंग सिस्टम फॉर कैटेगरीज, और रीजनिंग विद डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये एकदम टू द सिलेबस वीडियोज़ रहेगा। ठीक है। और इसमें हर एक टॉपिक हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, और चीज़ें जो भी होती हैं हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक ओवरव्यू की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक एक फॉर्मल सिस्टम है जिसमें वेरिएबल्स और क्वांटिफायर का यूज़ करके स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आप लोग DSTL में पढ़े होंगे। ठीक है। इन्फ्रेंस रूल वगैरह, जिसमें हम लोग यहाँ पर ये देखा करते थे, इसको हम लोग बिलोंग्स टू कहा करते थे, और एक ये देख लेते थे, इसको बिलोंग्स टू कहते थे, इसको हम लोग ऑल कहा करते थे। तो ये सारे हम लोग इसमें देखेंगे जो कि हम लोग DSTL में एक बार पढ़ चुके हैं। हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन एक बार देखेंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे कि अगर हमें एक एग्जांपल लेना है, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। ठीक है। ऐसे करके ऑल ह्यूमंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ह्यूमन को लिख देंगे। ठीक है। और फिर ह्यूमन जब लिख देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल एक्स। ठीक है। और फिर हम लोग इसको लिख देंगे मोर्टल। ठीक है। ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल को ऐसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सारे की पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ने से पहले हम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक देखेंगे। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक एक ऐसा लॉजिकल सिस्टम है जो स्टेटमेंट यानी प्रोपोजिशंस, ठीक है, जो स्टेटमेंट यानी प्रोपोजिशंस के ऊपर काम करती है। ये बेसिक लॉजिकल रीजनिंग का एक फॉर्म है जिसमें प्रोपोजिशंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाया जाता है। इसमें हर प्रोपोजिशन को या तो ट्रू या फॉल्स असाइन किया जा सकता है, लेकिन उसमें कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। इसका यूज़ एआई में रीजनिंग सिस्टम बनाने के लिए होता है जहाँ डिसीजंस को लॉजिकली डिराइव किया जाता है। ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट्स, जैसे प्रोपोजिशंस की बात करें तो सिंपल स्टेटमेंट या सेंटेंस जो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स। ट्रू को हम लोग यहाँ पर 1 से डिनोट करेंगे, और फॉल्स को जो है हम लोग वो 0 से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो अगर एग्जांपल की बात करें, इट इज़ रेनिंग, तो या तो ट्रू या तो फॉल्स हो सकता है। और दूसरी एग्जांपल की बात करें, द स्काई इज़ ब्लू, ये ट्रू और फॉल्स तो ऑब्वियसली ऑलवेज ट्रू ही होगा स्टेटमेंट ये। ठीक है। तो लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ की बात करें तो जैसे हम लोग एंड का जो होता है हम लोग का सिंबल, वो होता है हमारा ऐसे। ठीक है। ये एंड का सिंबल होता है। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होने चाहिए। ठीक है। अगर एंड की बात करें तो दोनों प्रोपोजिशन इसमें ट्रू होने चाहिए, तभी हमें इनपुट ट्रू मिलेगा। ठीक है। दोनों ट्रू हैं तो जैसे पी और क्यू हैं, तो पी और क्यू को ऐसे डिनोट करेंगे, ये एंड का ऑप्शन होगा। ठीक है। तो P और Q दोनों ट्रू हैं तो P और ये भी हमारा ट्रू होगा। और को अगर हम लोग डिनोट करना चाहें तो और को हम लोग हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं। इसका जो है जो साइन होता है वो हमें ऐसे नीचे से डिनोट करना है, जिसको हम लोग V बोलते हैं। ठीक है। अगर एक पोजीशन ट्रू होता है इसमें, एक प्रोपोजिशन इसमें ट्रू होता है तो रिजल्ट भी हमारा ट्रू होगा। ठीक है। और नॉट को कैसे डिनोट करते हैं, जो हमारा नॉट होगा। ठीक है। नॉट में हम लोग जो डिनोशन होता है नॉट का, वो हमारा ऐसे होता है। नॉट का डिनोशन हमेशा ये ऐसे गया और ये नीचे, ये हमारा नॉट का डिनोशन है। ठीक है। इसको हम नॉट का, ऐसे सर्कल नहीं बनेगा लेकिन ये नॉट का डिनोशन है। ठीक है।
तो एग्जांपल अगर प्रोपोजिशन का अपोजिट रिजल्ट, ठीक है। और फिर इम्प्लीकेशन की बात करें, इम्प्लीकेशन में कैसे होता है, जो इम्प्लीकेशन होता है वो हमारा एरो से डिनोट होता है, ठीक है। इम्प्लीकेशन एरो से डिनोट होता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो पी को अगर हम लोग यहाँ एरो से डिनोट करें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रू होता है। और बाय कंडीशनल दोनों साइड, ठीक है, इसको बाय कंडीशनल बोलते हैं, ठीक है। और ट्रूथ टेबल तो आप लोग अच्छे से उससे वाकिफ़ होंगे। ट्रूथ टेबल हम लोग DSTL में बहुत बनाए हैं, ठीक है। DSTL डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक में ट्रूथ टेबल हम लोग बनाए हुए हैं। जैसे कि हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं एंड का, ठीक है। ये हमारा पी हो जाएगा, ठीक है, और ये क्यू, और ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं एंड का, ठीक है, पी एंड क्यू, ठीक है। इसका अगर हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएं, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग जैसे जानते हैं कि ट्रूथ टेबल क्या होता है, कि उसमें जो हम लोग ट्रू को जो होता है ऑलवेज हम लोग 1 से डिनोट करेंगे, और जो फॉल्स होंगे हमारे उसको हम लोग 0 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग लेते हैं 1, ट्रू यानी ये भी 1 यानी ट्रू, और 0 0 ये फॉल्स हो गया, और ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। ये हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स, ठीक है, ये हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स। तो अगर हम देखें तो ट्रू ट्रू हमेशा ट्रू होगा, ठीक है, और ट्रू फॉल्स हमेशा फॉल्स होगा यानी 0, और ये भी हमारा फॉल्स होगा। तो एंड का हम लोग सीधा देखें हैं तो दोनों स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होने चाहिए, जो कि हमारा रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया। तो एंड का एग्जांपल, इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड, ठीक है, इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ कोल्ड, ठीक है। और तो ये सब एग्जांपल थे, हम लोग समझ लिए प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, ठीक है। प्रोपोजिशनल लॉजिक का एक ओवरव्यू देख लिए, जो कि हम लोग DSTL में अच्छे से पढ़े हुए हैं, कि एंड को कैसे डिनोट करेंगे, नॉट को कैसे डिनोट करेंगे, और को कैसे डिनोट करेंगे, इम्प्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। वो सारे हम लोग टॉपिक्स देख लिए हैं। अब हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारा है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक जो हम लोग अभी पढ़े हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक से ज़्यादा एडवांस है इसमें, ठीक है। इसमें क्वांटिफायर्स और प्रेडिकेट्स का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स, रिलेशन और फंक्शंस के साथ डील करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ AI में रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाने के लिए होता है। इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक आप लोग को समझ में आया होगा कि ये प्रोपोजिशनल लॉजिक से ज़्यादा एडवांस है। जो हम लोग प्रोपोजिशनल लॉजिक अभी डिस्कस किए हुए हैं, ये उससे ज़्यादा एडवांस है, और इसमें क्वांटिफायर्स और प्रेडिकेट्स का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट का रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स, रिलेशन और फंक्शन के साथ डील करते हैं। इसका यूज़ AI में रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाने के लिए होता है, ठीक है। चलिए इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं। तो की कंपोनेंट्स में हमारे यहाँ पहले आ जाएंगे ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम लोग एंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। और ये वो चीज़ें होती हैं जो हमारे डिस्कोर्स यानी डिस्कशन का पार्ट होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सोक्रेट्स, कैट्स और ह्यूमंस, ठीक है। और दूसरा हमारा आता है रिलेशंस, ठीक है। रिलेशन ये डिस्क्राइब करता है कि ऑब्जेक्ट के बीच क्या रिलेशनशिप है। रिलेशन को हम प्रेडिकेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो लव यानी सोक्रेट ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। मतलब है कि सोक्रेट्स लव फिलॉसफी, सोक्रेट जो है वो फिलॉसफी को लव करता है। इसका मतलब है कि अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, पेरेंट जॉनी और मैरी यानी ऑप्शन करें तो जॉनी इज़ द पेरेंट ऑफ मैरी, ठीक है। तो इसके फंक्शंस भी कुछ हैं, ये स्पेसिफिक रिलेशन होते हैं। जो फंक्शन होते हैं तीसरा हमारे, वो एक स्पेसिफिक रिलेशन होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से मैप करते हैं। इस एग्जांपल की बात करें तो मदर जॉन, ठीक है, ये फंक्शन जॉन की माँ को रिटर्न करता है। और फिर दूसरा एग्जांपल है एज सॉक्रेट, सॉक्रेट की एज रिटर्न करता है। और फिर कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, जैसे कि हम लोग ये DSTL के टॉपिक्स हैं, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करते हैं यूनिवर्सल, ठीक है। एग्जांपल जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, फॉर ऑल, इसका मतलब फॉर ऑल होता है या सभी के लिए, ठीक है। और फिर दूसरा होता है एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ये हमारा हो जाएगा एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स, इसको हम लोग ऐसे उल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे बात करें मतलब देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट या कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो देयर एग्जिस्ट एक्स लव्स एक्स फिलॉसफी,
का मतलब होता है कुछ लोग फिलॉसफी से प्यार करते हैं, जैसे सोक्रेट इज मोर्टल, वी कैन इन्फर दैट देयर एग्जिस्ट अ मोर्टल। ठीक है। और एक्सटेंशियल एलिमिनेशन की बात करते हैं, तो ये जो हमने डिस्कस किया है इसको एक्सिस्टेंशियल कहते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में जैसा हम लोग कर ही लिए हैं, तो यूनिवर्सल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि जान चुके हैं, अगर एक प्रॉपर्टी सभी ऑब्जेक्ट के लिए होल्ड करती है तो ये किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए भी ट्रू होगी। जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। ठीक है, अगर सभी इंसान मॉर्टल हैं, ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सोक्रेट भी मॉर्टल है। ठीक है। और फिर जैसे कि हम लोग ऊपर सारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, यूनिवर्सल का कुछ इंट्रोडक्शन भी पार्ट देख चुके हैं, अब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, जैसे कि हम लोग देख ही चुके हैं, ये जो होता है हमारा यूनिवर्सल दिखाता है कि यूनिवर्सल। तो जैसा कि हम लोग एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशन फंक्शन देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट में ये सोक्रेट्स, डॉग्स और ह्यूमंस है। यहाँ रिलेशनशिप देखें तो लव्स की बात करें तो सोक्रेट फिलोसफी, यानी सोक्रेट लव फिलोसफी। तो लव जो है हमें रिलेशनशिप एक शो कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पेरेंट्स जॉन मैरी, तो जॉन इज द पेरेंट ऑफ मैरी। और फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हमें रिटर्न होगा मदर जॉन, द फंक्शन रिटर्न द मदर ऑफ जॉन। और यहाँ एज की बात करें तो रिटर्न सोक्रेट्स एज। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, इसका अगर हम प्रेडिकेट लॉजिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें जैसा कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर पढ़ाया गया है, तो इसमें ह्यूमन को ऐसे लिख के डिनोट कर देंगे। ठीक है। यहाँ मॉर्टल जो है वो एक्स से डिनोट हो रहा है, ह्यूमन को जो है वो ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर से डिनोट कर देना। ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रेडिकेट लॉजिक में। ठीक है। प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है? तो प्रेडिकेट लॉजिक, जिसे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहा जाता है, एक लॉजिकल सिस्टम है जो प्रोपोजिशनल लॉजिक से ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। ये सिंपल ट्रू या फॉल्स प्रोपोजिशन के अलावा ऑब्जेक्ट्स, रिलेशन और प्रॉपर्टीज़ के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। प्रेडिकेट लॉजिक में क्वांटिफायर्स और प्रेडिकेट्स का यूज़ होता है जो हमें कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स को लॉजिकल तरीके से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसकी कुछ की कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, प्रेडिकेट्स, क्वांटिफायर्स, ठीक है, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स, वेरिएबल्स, ठीक है, फंक्शंस। ठीक है। तो प्रेडिकेट्स की बात करते हैं, तो ये फंक्शन होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स के बीच रिलेशनशिप या प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। जो प्रेडिकेट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशनशिप या प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो लव्स, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो लव सोक्रेट फिलॉसफी, इस एग्जाम्पल में लव एक प्रेडिकेट है जो सोक्रेट और फिलॉसफी के बीच का रिलेशन दिखाता है। ठीक है। अब क्वांटिफायर्स की बात करें तो क्वांटिफायर्स लॉजिकल स्टेटमेंट का रेंज या एक्सटेंट डिफाइन करता है। दो मेन टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स होते हैं, यूनिवर्सल और एक्सटेंशियल। ठीक है। तो यूनिवर्सल का मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर ऑल। ठीक है। इसको फॉर ऑल से डिनोट ही होता है, इसका मतलब होता है कि सभी के लिए, या फॉर ऑल। ठीक है। जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सभी ह्यूमंस मॉर्टल होते हैं। और दूसरा क्या है? एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स, इसका मतलब होता है कोई एक या देयर एग्जिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो लव फिलॉसफी, कम से कम एक एक ऐसा इंसान हो जो फिलॉसफी को प्यार करता हो। ठीक है। ये ऐसे बात करें तो देयर एग्जिस्ट की बात करें, जैसे ये लव्स फिलॉसफी, मतलब कम से कम एक ऐसा इंसान हो जो फिलॉसफी को लव करे। और वेरिएबल्स की बात करें तो यानी वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक्स या वाई एक ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है। जैसे हम लोग यहाँ ह्यूमन को एक्स के डिनोट करेंगे। ठीक है। जैसे ह्यूमन को ब्रैकेट में लिखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, यहाँ एक्स किसी भी ह्यूमन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है। और जैसे कि लॉजिकल कनेक्शन हम लोग ऊपर अच्छे से देख ही चुके हैं कि इसको जो है हम लोग निगेशन से डिनोट करते हैं, और ये एंड, और ये डिसजंक्शन, और ये इम्प्लीकेशन। ठीक है। तो ये लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ हैं। ठीक है। और फिर हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स। बार बार इसको पढ़ाते रहें जैसे कि आपको रिवीजन हो जाएगा। और कुछ कैजुअल फॉर्म है इन प्रेडिकेट लॉजिक, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा ये है कि इट रेन्स द ग्राउंड गेट वेट्स। ठीक है। इट रेन्स द ग्राउंड गेट, इसका एग्जांपल कि फॉर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ एक्स, अगर ऐसा केस होता है, अगर बारिश होगी तो ज़मीन जो है वो गीली होगी। तो इसी को जैसे फॉर ऑल कर दिया है, फॉर ऑल के एग्जांपल के साथ इसको डिस्क्राइब कर दिया है, इस वर्ड को लॉजिकल में, कि अगर बारिश होगी तो हमारा ज़मीन जो है वो गीला होगा।
वैसे फायर कॉजेज हीट का एक एग्जांपल है, इफ़ देयर इज़ अ फायर द सराउंडिंग एरिया बिकम्स हॉट। वैसे इसको भी डिनोट कर दिया है कि अगर फायर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इफ देयर इज़ अ फायर द एरिया बिकम्स हॉट, इसको जो है एक्सटेंशियल और यूनिवर्सल क्वांटिफायर से डिनोट कर दिया। वैसे इस एग्जांपल में भी इफ़ समवन इज स्टूडेंट दे स्टडी, अब फॉर ऑल एक्स ये आप देख रहे हैं कि यहाँ फॉर ऑल एक्स और यहाँ पर इफ़ एक्स इज़ अ स्टूडेंट, अगर एक्स जो है स्टूडेंट है तो वो स्टडी करेगा। ऐसे ही हंगर कॉजेज ईटिंग, यहाँ अगर इफ़ समवन इज़ हैंग्री दे विल ईट, इफ़ समवन यहाँ जो इफ़ लग जा रहा है तो हम लोग हमेशा यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज़ करेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज़ करेंगे। अगर कोई एक्स भूखा है तो वो खाना खा लेगा। और फिर हम आ जाते हैं प्रोलॉग प्रोग्रामिंग। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग क्या होता है कि एक लॉजिकल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक पर बेस्ड होता है। ये लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का के टास्क जैसे सिंबॉलिक रीजनिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर है। प्रोलॉग में हम फैक्ट्स, रूल्स और क्वेरीज डिफाइन करते हैं जिनके थ्रू लॉजिकल कॉन्क्लूजन निकाले जाते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। पहला ये हम लोग का प्रोलॉग कोड है। यहाँ पर फैक्ट दिया गया है, सोक्रेट इज़ अ ह्यूमन, ये फैक्ट है। को हम प्रोलॉग में इस तरह लिखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोलॉग कोड को देख रहे हैं कि सब ह्यूमंस मोर्टल है, ठीक है। अगर इसका रूल देखें तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, ह्यूमन सोक्रेट्स मोर्टल ऑफ एक्स, इसको ह्यूमन से डिनोट कर देंगे। इसका इस कोड का मतलब जो आप लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोड जो है, इस कोड का मतलब सोक्रेट्स एक ह्यूमन है, ठीक है। तो प्रोलॉग कंक्लूड करेगा सोक्रेट्स मोर्टल है। अगर आप क्वेरी करोगे मोर्टल सोक्रेट्स तो प्रोलॉग इसका जवाब देगा ट्रू, क्योंकि प्रोलॉग ने ह्यूमन और मोर्टल के बीच रिलेशन पहले ही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप आई होप इसको समझ गए होंगे। जैसे हम लोग को लिखेंगे कि द स्काई इज़ ब्लू, तो हम लोग स्काई लिख देंगे और फिर यहाँ ब्लू लिख देंगे, ठीक है, ब्लू लिख देंगे और फिर इसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे कि ब्लू ऑफ एक्स और फिर डैश लगा के यहाँ लिख देंगे स्काई। तो अगर हम इसको बाद में पूछेंगे तो आंसर जो हमारा वो ट्रू होगा, ठीक है। और इसकी कुछ एप्लीकेशन है। प्रोलॉग काफ़ी सारे डोमेन्स में यूज़ होता है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस टास्क के लिए। तो यहाँ कुछ मेजर एप्लीकेशन है। पहला है जो सिंबॉलिक रीजनिंग है। तो प्रोलॉग सिंबल्स और उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट और मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रोलॉग ह्यूमन लैंग्वेज को पार्स और इंटरप्रेट करने में मदद करता है, इसलिए एनएलपी एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है। और तीसरा क्या, एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो किसी ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह डिसीजन मेकिंग करते हैं। प्रोलॉग उन्हें डेवलप करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है। और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्रोलॉग इसलिए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को मॉडल कर सकता है जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं। और पांचवा क्या, ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग। प्रोलॉग के लॉजिक बेस्ड स्ट्रक्चर के थ्रू आप ऑटोमेटिकली फॉर्मल सिस्टम में थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला ये एग्जांपल जो है जो दिख रहा है आपको, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और ग्रैंड पेरेंट का रिलेशन डिफाइन करता है, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा प्रोलॉग कोड, तो पहले लिखा है प्रोलॉग पेरेंट जॉन मैरी और पेरेंट मैरी सुसन, और फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, और फिर पेरेंट। तो यहाँ पे पेरेंट जॉन मैरी जो लिखा लिखा हुआ है मतलब जॉन मैरी का पेरेंट है। और फिर यहाँ जो ग्रैंड पेरेंट एक्स वाई लिखा है, तो पेरेंट एक्स जेड जो भी लिखा है हमारा, और फिर पेरेंट जेड वाई का मतलब है अगर एक्स जो है किसी जेड का पेरेंट है और जेड किसी वाई का पेरेंट है तो एक्स वाई का ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है। एक बार फिर से मेरी बात सुनेंगे आप लोग कि अगर x जो है किसी z का पेरेंट है, x जो है वो किसी z का पेरेंट है और z जो है वो किसी y का है, z जो है वो किसी y का पेरेंट है, तो x और y जो है हमारा, x और y जो है वो ग्रैंड पेरेंट होगा। x y का ग्रैंड पेरेंट होगा। मेरी बात आप लोग फिर से सुनेंगे कि एक बार फिर से, अगर x किसी z का पेरेंट है, ठीक है, और z किसी y का, ठीक है, तो x जो है y का ग्रैंड पेरेंट होगा।
ठीक है। अगर आप क्वेरी करोगे यानी ग्रैंड पेरेंट जॉन सुसन, ठीक है, जॉन और सुसन का ग्रैंड पेरेंट अगर आप क्वेरी करो तो जवाब होगा ट्रू, क्योंकि जॉन मैरी का पेरेंट है और मैरी सुसान का। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोलॉग 4 का है थोड़ा सा एग्जाम्पल। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पार्ट फाइंडिंग इन ग्राफ्स। ये एग्जाम्पल ग्राफ के नोड्स के बीच कनेक्शन और पाथ ढूंढने के लिए कोड डिफाइन करता है। अगर हम बात करें तो कनेक्टेड ए बी, कनेक्टेड बी सी, और पाथ ऑफ एक्स एंड वाई, और यहाँ पर देख कनेक्टेड एक्स वाई, ये हम लोग को कोड दिया गया है, इसको समझते हैं चलिए। तो यहाँ कनेक्टेड ए बी, ठीक है, मतलब नोड ए, जो नोड ए है वो नोड ए और बी कनेक्टेड है। और पाथ एक्स वाई का मतलब क्या है, इसको चलिए समझते हैं। पाथ एक्स वाई कनेक्टेड या एक्स जेड, ठीक है, पाथ जेड वाई जो भी हमारा दिया हुआ है यहाँ पर समझते हैं। ये बताता है कि पाथ एक्स वाई और पाथ एक्स जेड, पाथ जेड वाई, ये बताता है कि अगर एक्स और वाई जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उनके बीच एक और नोड जेड है, लेकिन उनके बीच एक और नोड जेड है, तो एक्स और वाई के बीच एक पाथ एग्जिस्ट करता है। तो एक्स और वाई के बीच एक पाथ एग्जिस्ट करता है, बात करें तो जेड और एक्स के बीच एक पाथ एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसमें क्वेरी करते हैं, ठीक है, अगर आप इसमें क्वेरी करते हो पाथ ए सी, पाथ ऑफ ए सी का आप क्वेरी करते हो, तो हमें जवाब होगा ट्रू, क्योंकि ए से बी और बी से सी का पाथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और फिर हम लोग बात करें तो प्रोलॉग जो है एक पावरफुल लॉजिकल बेस्ड लैंग्वेज है जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिकल पे काम करता है। इसका यूज़ एआई में सिंबॉलिक रीजनिंग, एनएलपी, एक्सपर्ट सिस्टम और ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे पाथ फाइंडिंग में होता है। आप फैक्ट्स और रूल डिफाइन करके क्वेरीज के थ्रू लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो प्रोलॉग एआई सिस्टम में रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग टास्क को सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिफिकेशंस की। तो यूनिफिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें दो लॉजिकल एक्सप्रेशन को आइडेंटिकल बनाया जाता है बाय फाइंडिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ये रीजनिंग एल्गोरिदम जैसे रिजोल्यूशन का एक की पॉइंट है। अगर आपको किसी दो टर्म्स को सेम बनाना है तो यूनिफिकेशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ कंडीशंस हैं। यूनिफिकेशन ऑफ टू टर्म्स इफ पॉसिबल इफ, ठीक है, दोनों टर्म बिल्कुल आइडेंटिकल हो, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन के थ्रू टर्म्स को आइडेंटिकल बनाया जा सके। और तीसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन किसी भी तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस या इनकन्सिस्टेंसीज क्रिएट ना करे। अब हमारे यूनिफिकेशन एल्गोरिदम है कुछ। तो यूनिफिकेशन एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि क्या दो टर्म्स को यूनिफाई किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन उनको आइडेंटिकल बनाने के लिए चाहिए हो। तो इसका आइए चलिए हम लोग सीडो कोड देखते हैं। तो सीडो कोड में हमें बहुत ही ईजी तरह से दिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर टर्म वन, ठीक है, दो टर्म दिए हैं, पहले हमारे पास टर्म्स है, तो ये हमारे इनपुट हैं टू टर्म्स, टर्म वन एंड टर्म टू, और इसका आउटपुट क्या कि यह सब्स्टिट्यूशन सेट जो टर्म वन और टर्म टू को आइडेंटिकल बनाया या और फेलियर। तो अगर टर्म वन और टर्म टू आइडेंटिकल हैं तो एम्प्टी सब्स्टिट्यूशन सेट रिटर्न करो। अगर टर्म वन एक वेरिएबल है, इफ़ टर्म वन इज़ अ वेरिएबल और टर्म टू में टर्म वन नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन रिटर्न करो जो टर्म वन को टर्म टू से रिप्लेस करेगा। और तीसरी बात करें अगर टर्म टू एक वेरिएबल है और टर्म वन में टर्म टू नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन रिटर्न करो जो टर्म टू को टर्म वन से रिप्लेस कर दे। और फोर्थ वन क्या है कि अगर टर्म वन और टर्म टू फंक्शन सिंबल है लेकिन उनके नाम या एरिटीज़ अलग हैं, तो फेलियर रिटर्न करो। और फिफ्थ क्या कहता है कि अगर टर्म वन और टर्म टू फंक्शन सिंबल हैं विथ सेम नेम एंड एरिटी, तो उनके आर्ग्यूमेंट्स और रिकर्सिवली यूनिफाई करो। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो अगर हमें दो टर्म्स को यूनिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है यूनिफाई नोज रिचार्ड ऑफ एक्स और नोज रिचार्ड जॉन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दोनों टर्म्स का फंक्शन सिंबल नोज है, दोनों टर्म्स का फंक्शन सिंबल नोज है। ठीक है, और उनकी एरिटी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स की काउंट, जो एरिटी यहाँ पर हम लोग बार बार बोल रहे हैं, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स की काउंट भी सेम है। ठीक है, इसको एरिटी बोलेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स की काउंट भी सेम है। और फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे तो दोनों टर्म्स का पहला आर्ग्यूमेंट्स यानी रिचार्ड आइडेंटिकल है, इसमें भी रिचार्ड है, इसमें भी रिचार्ड है। अब सेकेंड आर्ग्यूमेंट देखते हैं एक्स।
यहाँ पर एक्स और जॉन को यूनिफाई करते हैं तो ये यूनिफिकेशन रिजल्ट करेगा इन सबमिशन। तो हमारे पास सीधा आएगा एक्स ऑपरेटर यानी इम्प्लीफिकेशन जॉन। मतलब अगर हम एक्स को जॉन से रिप्लेस कर देते हैं तो दोनों टर्म्स आइडेंटिकल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से अगर कंपेयर कर लें, मान लो तुम्हारे पास दो लोग हैं, ठीक है, रवि और श्याम, और दोनों को एक म्यूचुअल दोस्त यानी राहुल है। तो राहुल के बारे में पता है, ठीक है, मतलब एक कॉमन इन्फॉर्मेशन ये है कि दोनों राहुल को जानते हैं। अब रवि बोलता है कि मुझे पता है राहुल इंजीनियर है, और श्याम बोलता है मुझे पता है मेरा दोस्त इंजीनियर है। तो यूनिफिकेशन के प्रोसेस में ये आइडेंटिफाई किया जाता है। सपोज दैट, फिर से एग्जांपल को समझते हैं कि आपके पास दो दोस्त हैं, एक रवि है और एक श्याम है, और इसमें तीसरा बंदा है हमारा, मतलब एक तीसरा बंदा है जो दोस्त है, उसका नाम है राहुल। ये हमारे रवि जी हैं और ये श्याम जी हैं, और ये हमारे जो तीसरे बंदे जी हैं जो इंजीनियर साहब हैं, इनको राहुल जी। तो अगर दोनों को म्यूचुअल दोस्ती है, यानी दोनों की आपस में म्यूचुअल दोस्ती है, और राहुल के बारे में पता है सबको। तो मतलब एक कॉमन इन्फॉर्मेशन ये है कि राहुल को दोनों सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब रवि बोलता है कि मुझे पता है राहुल इंजीनियर है, और श्याम भी बोलता है कि मुझे पता है कि मेरा दोस्त इंजीनियर है। ठीक है, तो यूनिफिकेशन के प्रोसेस में ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि रवि का राहुल और श्याम का दोस्त एक्चुअली सेम पर्सन है। यहाँ हम यूनिफिकेशन के थ्रू शाम के सेंटेंस में दोस्त को राहुल से रिप्लेस करते हैं। जैसे यहाँ यूनिफाई जो है वो रिचार्ड को एक्स से, यहाँ एक्स जो है वो जॉन से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो ये यूनिफिकेशन में यही चीज़ देखते हैं कि चीज़ें जो है वो मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। यहाँ पर एक्स जो है वो सही में जॉन है या नहीं है, तो यही चीज़ यूनिफिकेशन हमको चीज़ बताती है। तो एक्चुअली सेम पर्सन है या नहीं राहुल। तो यहाँ हम यूनिफिकेशन के थ्रू शाम के सेंटेंस में दोस्त को राहुल से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि दोस्त जो है वो हमारा राहुल जी है। ठीक है, श्याम जी ने बोल दिया था कि मेरा दोस्त नहीं, श्याम जी ने बोला था मुझे पता है राहुल इंजीनियर है, और हमारे जो रवि जी हैं वो बोले कि मेरा दोस्त इंजीनियर है। तो दोस्त और राहुल को आपस में रिप्लेस किया गया। ठीक है, तो इस एग्जांपल में जैसे हम दोस्त को राहुल से रिप्लेस करते हैं, वैसे ही प्रोलॉग में हम वेरिएबल्स को उनके एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। तो यूनिफाइड टू एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे चेनिंग सिस्टम में। पहला क्या, फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है। फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग दोनों इन्फ्रेंसेस, जो इन्फ्रेंस है, ठीक है, इन्फ्रेंस टेक्निक है, जो रूल्स और फैक्ट्स को यूज़ करके कॉन्क्लूजन ड्रॉ करते हैं। एआई सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम में ये लॉजिक बेस्ड रीजनिंग के लिए काम आते हैं। पहला क्या कि फॉरवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग एक डेटा ड्राइवन अप्रोच है जिसमें हम नोन फैक्ट्स से शुरुआत करते हैं और इन्फरेंस रूल्स को अप्लाई करके नए फैक्ट डिराइव करते हैं जब तक हम गोल तक नहीं पहुंच जाते। फॉरवर्ड चेनिंग के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, पहला क्या, डेटा ड्राइवन। इसमें हम पहले से अवेलेबल फैक्ट से काम शुरू करते हैं और नए फैक्ट्स जनरेट करते हैं। और दूसरा क्या, गोल इंडिपेंडेंट। इसमें कोई स्पेसिफिक गोल की ज़रूरत नहीं होती, ये तब तक काम करता है जब तक सिस्टम के सारे कंक्लूजन ड्रॉ ना हो। और तीसरा क्या हमारा होता है, कंप्लीट। अगर सिस्टम फाइनाइट है तो ये सारे पॉसिबल कंक्लूजन को डिराइव कर सकता है। एफिशिएंसी की बात करेंगे, अगर रूल और फैक्ट्स ज़्यादा हो जाएं तो ये थोड़ा इनएफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि इन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो जैसे जैसे नए फैक्ट डिराइव होते हैं उनको सिस्टम में ऐड किया जाता है जो डायनामिक सिचुएशन में काम आते हैं। अब चलिए एग्जांपल की बात करेंगे। ठीक है, एग्जांपल में देखेंगे, अगर बारिश होती है, इफ़ इट इज़ रेन, तो ज़मीन गीली हो जाती है। इसमें फैक्ट क्या है कि बारिश हो रही है। प्रोसेस की बात करें तो यहाँ हम नोन फैक्ट से शुरू करते हैं, बारिश हो रही है, और रूल अप्लाई करके नए फैक्ट इन्फर करते हैं, ज़मीन गीली हो गई। ठीक है, अब हम लोग बैकवर्ड चेनिंग में देखते हैं। तो बैकवर्ड चेनिंग एक गोल ड्राइवन टेक्निक है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक गोल से शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि उस गोल को अचीव करने के लिए कौन से कंडीशन या स्टेप ज़रूरी हैं। मतलब हम फाइनल कंक्लूजन या गोल से पीछे जाके देखते हैं कि क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे गोल ड्राइवन, सिलेक्टिव, इनकम्प्लीट, डिनामिक और रिकर्सिव। गोल ड्राइवन क्या है, इसमें हम एक स्पेसिफिक गोल डिफाइन करते हैं और पीछे से देखते हैं कि वो गोल कैसे अचीव हो सकता है।
और फिर सिलेक्टिव देखेंगे तो ये सिर्फ उन फैक्ट्स पे फोकस करता है जो गोल से रिलेटेड है, इसलिए जब गोल स्पेसिफिक होता है तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और फिर देखेंगे इनकम्प्लीट, जब तक गोल वेल डिफाइंड ना हो और सारी कंडीशन कंसीडर ना किया जाए ये सभी पॉसिबल सॉल्यूशन को नहीं निकलता, मतलब सारी पॉसिबल कंडीशन नहीं निकलती। और फिर हम लोग आते हैं डिनामिक, ये चेंजिंग गोल्स और कंडीशन के साथ अच्छा काम करता है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट अचीव करने पे फोकस होता है। और फिर आता है हमारे रिकर्सिव, ये काफ़ी बार रिकर्सिव कॉल या यूज़ करता है तो पीछे जाके देख सके कि गोल अचीव करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। अब एक एग्जांपल करते हैं बैकवर्ड चेनिंग का। पहला क्या, गोल हमारा क्या है कि ज़मीन गीली है क्या, पहले चेक करते हैं कि भाई बारिश तो हुई है लेकिन ज़मीन गीली है या नहीं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है कि हम गोल से स्टार्ट करते हैं, ज़मीन गीली है या नहीं। अब हम चेक करते हैं कि क्या बारिश हो रही थी, अगर बारिश हो रही थी तो ट्रू है, यानी नॉन फैक्ट के बेस पे है, तो हमारा गोल अचीव हो जाता है, यानी ज़मीन गीली है। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन की बात करें दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग में, तो फॉरवर्ड चेनिंग डेटा ड्राइवन होता है, पहले से अवेलेबल फैक्ट्स से चलता है और जब तक नए फैक्ट्स मिलते रहेंगे काम करता रहेगा। और बैकवर्ड चेनिंग में गोल ड्राइवन होता है, पीछे से काम करता है और स्पेसिफिक गोल अचीव करने के स्टेप्स ढूंढता है। तो दोनों टेक्निक्स एआई और एक्सपर्ट सिस्टम में रीजनिंग के लिए अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूजफुल होती हैं। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग का यहाँ जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इस एग्जांपल को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल में यही दिया गया है कि जो हमारा फॉरवर्ड चेनिंग है वो डेटा ड्राइवन, यानी डेटा दिया रहेगा उस आगे से चलेगा, और जो हमारा बैकवर्ड चेनिंग होगा, अगर वो जो भी अगर बारिश हुई है तो ज़मीन गीली होगी, तो ज़मीन गीली हुई से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी बैकवर्ड से। ठीक है, तो अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, ठीक है, तो सपोज यू हैव अ सिस्टम जिसके पास सिम्टम्स फैक्ट्स हैं। ठीक है मेडिकल डायग्नोसिस के ऊपर बात करें तो सिम्टम्स फैक्ट हैं जैसे फीवर, कफ और सोर थ्रोट। सिस्टम पहले से अवेलेबल फैक्ट्स को यूज़ करता है और इन्फ्रेंस रूल्स को अप्लाई करता है। अगर हमारे पास फीवर और कफ है तो हमको फिर इन्फेक्शन के लिए चेक करना है, अगर इन्फेक्शन प्लस सोर थ्रोट है तो भाई फ्लू की पॉसिबिलिटी है। तो ये फॉरवर्ड चेनिंग स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप नए कंक्लूजन यानी पॉसिबल डायग्नोसिस को डिराइव करता है, जब तक सारे फैक्ट्स के बेसिस पर एक डायग्नोस मिल जाता है, जैसे फ्लू। ठीक है, और हम लोग बैकवर्ड चेनिंग की बात करें तो एक डॉक्टर है जिसको डायग्नोस करना चाहता है कि क्या पेशेंट को फ्लू है, पहले ये बात करेगा कि क्या पेशेंट को फ्लू है, तो ये गोल बैकवर्ड चेनिंग का यूज़ करता है, यानी गोल फ्लू डायग्नोस करना है। कंडीशन क्या है, फ्लू के लिए फीवर और कफ का होना ज़रूरी है। डॉक्टर का सिम्टम चेक करता है, फीवर है क्या, बोलता है यस, कफ है क्या, बोलता है यस। तो अगर सारी कंडीशन मीट होती है तो गोल अचीव होता है और डॉक्टर कंक्लूड करता है कि पेशेंट को फ्लू हो सकता है। ठीक है, तो ये ना हमारा फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। ठीक है, अगर हम फॉरवर्ड चेनिंग बैकवर्ड चेनिंग बात करें कंक्लूजन में, तो फॉरवर्ड चेनिंग सिस्टम कंटिन्यूसली नए फैक्ट्स को डिस्कवर करता है और सारे कंक्लूजन ड्रॉ करता है। इसका यूज़ एक्सपर्ट सिस्टम, डिनामिक प्रोडक्शन सिस्टम में ज़्यादा होता है। और बैकवर्ड चेनिंग की बात करें तो स्पेसिफिक गोल्स को फोकस करके उससे रिलेटेड कंडीशन को चेक करता है, ये ज़्यादा यूज़फुल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डायग्नोस्टिक सिस्टम में। तो इन दोनों टेक्निक्स का सिलेक्शन काफ़ी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की रीजनिंग सिस्टम चाहिए। अब हम बात करेंगे रिजोल्यूशंस की। ठीक है, तो रिजोल्यूशन जो है एक फंडामेंटल इन्फरेंस रूल है जो ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग और लॉजिकल प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। ये प्रेडिकेट लॉजिक में पर्टिकुलरली यूज़फुल है क्योंकि इससे हम कंट्राडिक्शन डिराइव कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या एक सेट ऑफ क्लॉज से कॉन्ट्राडिक्टरी है। रिजोल्यूशन का मेन पर्पज़ ये है कि हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स के कॉन्ट्राडिक्टरी होने को प्रूफ कर सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो प्रेडिकेट लॉजिक में रिजोल्यूशन एक प्रोसेस है, इसमें दो क्लॉज का कंबाइन करके एक नया क्लॉज डिराइव किया जाता है जिससे रिसॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन रूल उन पेयर्स ऑफ क्लॉसेस पर ऑपरेट करता है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल्स होते हैं, जो कि एक लिटरल्स और उसकी निगेशन होते हैं। की पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि क्लॉसेस, जो हम लोग बार बार नाम ले रहे हैं, क्लॉसेस क्या होता है, तो क्लॉसेस लिटरल के डिसजंक्शन यानी और कॉम्बिनेशन। ठीक है, और कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या, कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल्स, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल्स एक लिटरल्स और उसके निगेशंस। और यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन क्या है, लिटरल्स को सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आइडेंटिकल बनाना। ठीक है,
अब इसके प्रोसेस क्या है, कन्वर्ट टू कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है, यानी CNF, ठीक है। CNF क्या, फार्मूलाज को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। और फिर हमारे सीधे आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि P(x), ये जो आप देख रहे हैं इसको कौन सा साइन बोलेंगे हम लोग, इसको साइन ये जो हमारा साइन है बी का, इसको हम लोग और बोलते हैं P(x) और Q(x), ठीक है। और ये निगेशन, और यहाँ पर हम लोग वो करेंगे, तो यहाँ आइडेंटिटी जो कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल से आ रहे हैं P(x) निगेशन ऑफ P(a), तो हम लोग सब्सटीट्यूशन क्या करेंगे, तो x इक्वल टू a, ठीक है। अगर हम लोग रिजोल्यूशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्लॉज 1 में जो x को हम लोग a से सब्सटीट्यूशन करेंगे, ठीक है, कंबाइन विथ क्लॉज 2, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो निगेशन ऑफ वो है, निगेशन ऑफ ए है, उसको हम लोग और से Q ऑफ ए से डिनोट करेंगे, और रिजल्ट क्या आएगा हमारा Q ऑफ ए और R ऑफ ए, ठीक है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो ठीक है, इफ़ अ पेशेंट हैज़ अ सिम्टम्स ऑफ फीवर यानी P, ठीक है, और कफ दोनों, ठीक है, और कफ, अगर पेशेंट को सिम्टम्स है फीवर और कफ का, ठीक है, तो देन पेशेंट माइट हैव अ कोल्ड, तब उसको हम लोग को कोल्ड हुआ रहेगा, ये फिक्स है कि भाई बेचारे को कोल्ड हुआ है, ठीक है। इफ़ द पेशेंट डज नॉट हैव फीवर, यानी यही बात अगर निगेशन में कर दें, बट हैज़ अ सोर थ्रोट, यानी गले में हिचकिच है बेचारे के, देन द पेशेंट माइट हैव फ्लू, तब उसको फ्लू है, ठीक है। इसका रिजोल्यूशन प्रोसेस करेंगे तो पी को जो है वो और से डिनोट करेंगे, और वैसे राइट एरो करके कोल्ड कर देंगे, ठीक है, यानी कोल्ड, और फिर इसका निगेशन कर देंगे। वही अगर बात करें तो एंड अगर रिजल्ट देखें रिजोल्यूशन अप्लाई करने के बाद, P एंड निगेशन P हो जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हियर द सिंस लिटरल डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री वी कंबाइन द रिमेनिंग लिटरल्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक जो है रिजोल्यूशन प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है। तो इस तरह से रिजोल्यूशन हेल्प करता है कि कॉन्ट्रडिक्शन आइडेंटिफाई करने में और लॉजिकल कंसिस्टेंसी चेक करने में, जिससे कॉम्प्लेक्स लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को ऐसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है जो इफेक्टिव रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़फुल हो, ठीक है। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को ऐसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है जो इफेक्टिव रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़फुल हो। तो यहाँ कुछ की प्रॉपर्टीज़ है जो अच्छी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में होनी चाहिए, जैसे क्लैरिटी, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को क्लियर और अनएम्बिगियस होना चाहिए, जिससे यूज़र और सिस्टम बिना किसी कन्फ्यूज़न के इंफॉर्मेशन को समझ सके और इंटरप्रेट कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एक हॉस्पिटल में पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स को क्लियर और ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में मेंटेन करना ज़रूरी है, जैसे कि सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान को क्लियरली लिस्ट किया जाए। अगर रिकॉर्ड कंफ्यूजिंग है तो डॉक्टर्स गलत डायग्नोस कर सकते हैं। अब ऐसे प्रिसीजन को देखें तो रिप्रेजेंटेशन को डोमेन के डिटेल्स को एक्यूरेटली कैप्चर करना चाहिए, ठीक है, बिना किसी इंफॉर्मेशन के लॉस या मिस प्रेजेंटेशन के। और फिर कंसिस्टेंसी, एक्सप्रेसिवनेस, एफिशिएंसी, विजिबिलिटी, ये सारे नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस के जैसे प्रॉपर्टीज़ हैं गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। अब हम ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस जो ऑन्टोलॉजीज को डिज़ाइन और मैनेज करने से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ऑन्टोलॉजी स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क्स हैं जो नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग को मतलब कवर करते हैं। पहला क्या, डेफिनेशन की बात करें तो ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग का मेन फोकस ऑन्टोलॉजीज को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना होता है जो नॉलेज डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें जैसे एक मेडिकल ऑन्टोलॉजी जो डिसीजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स को डिफाइन करती है, ठीक है। तो इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये प्रोसेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ग्रुप करने के लिए कैटेगरीज आइडेंटिफाई डिफाइन करती है, जैसे पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कॉर्पोरेट एंटोलॉजी में एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट कैटेगरीज डिफाइन की जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या, ऑब्जेक्ट्स, कैटेगरीज के अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई किया जाता है जिन्हें उनकी प्रॉपर्टीज़ और एट्रीब्यूट के साथ डिटेल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एम्प्लॉई कैटेगरी में ऑब्जेक्ट्स लाइक जॉन डे, जेन स्मिथ को डिफाइन किया जाता है विद प्रॉपर्टीज़ लाइक डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट। और फिर आता है हमारा रिलेशनशिप, ठीक है, यानी रिश्ते। कैटेगरीज और ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे वर्क फॉर इज़ अ मेंबर ऑफ,
एग्जाम्पल, एक ऑन्टोलॉजी में जो जॉन डे है वर्क फॉर सेल्स डिपार्टमेंट रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। वैसे हमारे पास सेमेंटिक क्लैरिटी, ये इंश्योर करता है कि ऑन्टोलॉजी सभी टर्म्स और रिलेशनशिप के क्लियर और कंसिस्टेंट डिफिनीशन प्रोवाइड करें। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मैनेजर टर्म को अ पर्सन हु मैनेजेस एम्प्लॉयज़ को रूप में डिफाइन किया जाता है बिना एम्बिग्यूटी के। और फिर आता है हमारा रीयूजिबिलिटी। ऑन्टोलॉजीज़ को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो डिफरेंट एप्लीकेशंस और सिस्टम में रीयूज़ की जा सके, जिससे इंटरोपरेबिलिटी इन्हेंस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एक ऑन्टोलॉजी जो मेडिकल टर्म्स को डिफाइन करती है वो डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ की जा सकती है। ठीक है, अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो कॉर्पोरेट नॉलेज, ठीक है, कॉर्पोरेट नॉलेज बेस में तो ऑन्टोलॉजी का यूज़ करके कंपनी के इंटरनल नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कैटेगरीज में एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय कैटेगरी में ऑब्जेक्ट लाइक एलिस और बॉब, और डिपार्टमेंट में जैसे कि HR, इंजीनियरिंग और रिलेशनशिप। एलिस वर्क फॉर इंजीनियरिंग, बॉब इज़ अ मेंबर ऑफ HR और इंजीनियरिंग मैनेजर्स प्रोजेक्ट एस। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए। ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग नॉलेज को इफेक्टिव रिप्रेजेंट और मैनेज करने में हेल्प करता है, जिससे कि कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को ईजिली हैंडल किया जा सके। ठीक है, ये कैटेगरीज और ऑब्जेक्ट उसी के पार्ट्स हैं। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं इवेंट्स को। ठीक है, इवेंट जो होता है वो देखिए, इवेंट जो होता है वो दुनिया में होने वाले एक्शन या अकरेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन को मॉडल करते हैं। इसकी परिभाषा ये है कि इवेंट्स वो एक्शन या अकरेंसेस होते हैं जो वर्ल्ड को अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल तौर पे बात करें तो रेन एक इवेंट है जो ग्राउंड वेट इवेंट को कॉज करता है। ठीक है, इसके कुछ टेम्पोरल एक्सपेक्ट हैं। इवेंट्स अक्सर टाइम डिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये स्पेसिफिक टाइम से इंटरवल पे होते हैं। जैसे मीटिंग इवेंट एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पर होता है। वैसे स्टेट चेंजेस, इवेंट्स ऑब्जेक्ट या इन्वायरमेंट के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और फिर कैजुअलिटी, इवेंट्स के बीच कैजुअल रिलेशनशिप होते हैं जहां एक इवेंट दूसरे इवेंट को लीड कर सकते हैं। और फिर रिप्रेजेंटेशन, इवेंट्स को नॉलेज बेसिस में रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि सिस्टम को डिनामिक कैप्चर किया जा सके। और फिर ट्रैकिंग। ठीक है, तो और फिर आते हैं हमारे मेंटल इवेंट्स एंड मेंटल ऑब्जेक्ट्स। एजेंट्स के माइंड के इंटरनल स्टेट्स या अकरेंसेस को रिफर करते हैं, जैसे बिलीफ, डिज़ायर या इंटेंशन। ठीक है, बात करें तो इंटरनल ऑफरेंसेस या चेंजेस एजेंट्स माइंड्स। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो बिलीविंग दैट इट विल रेन एक मेंटल इवेंट है जो एजेंट को इंटरनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो वैसे डिज़ायर, इंटेंशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और फिर हम आते हैं रीजनिंग सिस्टम में। तो एआई सिस्टम को लॉजिकल इन्फरेंसेस करने में हेल्प करते हैं कैटेगरीज और उनके हियरार्किकल और रिलेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, क्या कैटेगराइजेशन, ऑब्जेक्ट को शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे कैटेगरीज में ग्रुप किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर बात करें तो फ्रूट कैटेगरी में एप्पल और बनाना को ग्रुप किया जाता है। वैसे हमारा इन्फ्रेंस रूल है। एक्सप्लेनेशन के तौर पे बात करें तो रूल्स अप्लाई किए जाते हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज। एग्जाम्पल, अगर फ्रूट में एडिबल प्रॉपर्टी है तो एप्पल भी एडिबल होगा। और फिर हियरार्की यूटिलाइजेशन, हियरार्की रिलेशनशिप का यूज़ करके इन्फ्रेंस किया जाता है। अगर बर्ड कैटेगरीज के पास कैन फ्लाई प्रॉपर्टी है तो स्पैरो भी कैन फ्लाई प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। वैसे लॉजिकल डिडक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं रीजनिंग विथ डिफ़ॉल्ट, रीजनिंग विथ डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट रीजनिंग तब यूज़ होता है जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। ये टिपिकल या डिफ़ॉल्ट केसेस के बेसिस पे एजम्पशन बनाते हैं जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने पर रिवाइज किए जा सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट एजम्पशन, कॉमन सिनोरियोज के बेसिस पे एजम्पशन बनाए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर बात करें तो एज्यूमिंग ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई एक डिफ़ॉल्ट एजम्पशन है। ठीक है, वैसे रिवाइजिबिलिटी, डिफ़ॉल्ट एजम्पशन को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने पर रिवाइज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो पेंगुइन एक्सेप्शन है जो डिफ़ॉल्ट एजम्पशन को ओवरराइड करता है क्योंकि पेंगुइन्स नहीं उड़ सकते। ठीक है, वैसे एप्लीकेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो एग्जांपल्स इन एआई देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जांपल्स एक्सपर्ट सिस्टम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज में यूज़ होता है। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मेडिकल डायग्नोसिस में जनरल सिम्टम्स के बेसिस पे डिफ़ॉल्ट एजम्पशन बनाए जाते हैं जो स्पेसिफिक केस में रिवाइज किए जाते हैं। तो ये रहे हमारे चैप्टर 3 के वन शॉट वीडियो एआई में। इसमें हम लोग सारे पॉइंट अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं इन डिटेल्स। ठीक है, और जो फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग थोड़ा इम्पॉर्टेंट है।
इसके डिफरेंसेस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और प्रोलॉग प्रोग्रामिंग वगैरह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार और अच्छे से आप लोग देखेंगे। और टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द आई टेक वर्ल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो में।